तो डिस्पोजल हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, क्या होता है, डेजर्ट स्टार एलटीडी, वही डेफिनेशन वहाँ पढ़ी थी, वही हम डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे, तो इसको मैं अब रिपीट नहीं कर रहा बिकॉज हम ये डिस्कस आउट करके आ चुके हैं। अच्छा, हम एसेट्स को मुकम्मल तौर पर भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, हम पार्टली एसेट्स भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। आपने एक बिल्डिंग ली है, उसमें 3 मंजिलें हैं, ठीक है, आप पूरी बिल्डिंग ही बेच सकते हैं, आप एक स्टोरी भी बेच सकते हैं। जब आप पार्टली एसेट्स बेचेंगे तो जो उसकी कॉस्ट होगी उसे क्या करेंगे, आप अपोर्शन कर रहे होंगे, प्रोपोर्शनेट कर रहे होंगे रेलेवेंट एरिया की। उसके बाद ये है एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये IAS 16 है सारा, ये सारा क्या है, IAS 16 है, जो वहाँ पे पढ़ के आए हैं, सारा कुछ आपने इधर वही डिस्कस आउट करना है। अब हम कब ट्रीट करेंगे कि हमने किसी एसेट को एक्वायर कर लिया, रिमेंबर, जब हम एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या हमें एसेट को यूज़ करने का राइट मिल जाए, या हमने पर्सनल एसेट को बिज़नेस में इस्तेमाल कर दिया है, तो हम ट्रीट करते हैं कि हमने एसेट को एक्वायर कर लिया है। डन हो गया, तो वही इसमें से कोई भी इवेंट हो हम उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर है कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी, IAS 16 वाला जो अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा। क्या आपने एसेट जो ख़रीदा है कितने कंसिडरेशन पे की है, अगर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हुए हैं तो जो आपने पैसे दिए हैं प्लस ओल्ड एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो ने का पार्ट बनेगी, प्लस जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, जो ब्रोकर कमीशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ट्रैवलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग, लोडिंग, ये सारी कॉस्ट भी इसका पार्ट बनेगी। जितने नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो इसका पार्ट बन रहे होंगे। एसेट को इम्प्रूव करने पे खर्चा, आल्टर करने पे खर्चा, साइट प्रिपेयर करने का खर्चा, साइट की उस पर खर्चा, ये सारा किसका होगा, हमारे एसेट कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। तो ये सारा IAS 16 वाला है, हम इसमें कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे। फिर है जैसे एग्जांपल है UBL लिमिटेड परचेज अ व्हीकल फॉर ₹190, उसने कितने की व्हीकल ली थी, 1,90,000 रुपये की, एंड इनकर 10,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, और इसको बेचने पे कितना खर्चा किया था, 10,000, सॉरी इसको रजिस्टर करने में कितना खर्चा किया था, 10,000, तो कितने की व्हीकल होगी, 2 लाख रुपये की। तो आफ्टर 3 ईयर्स कंपनी सोल्ड आउट द व्हीकल फॉर ₹1,60,000, 3 सालों के बाद उसने व्हीकल कितने की बेची, 1,60,000 रुपये की। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 97,600। तो हमने कितने की बेची है, 1,60,000 की, हमें लेस करने WDV, 2 लाख माइनस 97,600 क्या आता है, 1,02,400, ये है इसकी WDV। तो सेल प्राइस 1,60 में से 1,02,400 लेस करवाएंगे, और बेचने पे कितना खर्चा हुआ है, 5,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी लेस करवाएंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, गेन आ जाएगा, कितना बनेगा, 52,600 गेन बन रहा होगा। सेम अकाउंटिंग वाला सारा यहाँ पे चल रहा है जो आप IAS 16 में पढ़ के आ चुके हैं। अगला जी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग मशीन। परचेज प्राइस आपने पे की है, एक मशीन ली है, आपने चेक पे किया है लाख रुपए का, आपने ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट पे किया 5,000 रुपये का, आपने इंस्टॉलेशन खर्चा किया 10,000 रुपये का, सारा कुछ ही ऐड होगा बीच में। फिर आपने साथ एक ओल्ड मशीन दी 25,000 की, ये भी क्या हो जाएगी, बीच में ऐड हो जाएगी। आपने लोन लिया था 75,000 का लोन, तो बीच में ऐड नहीं होता, इंटरेस्ट लोन और इंटरेस्ट एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, तो इसको हम इस तरह रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर ये वाला पॉइंट भी हम रूल पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये हमने पढ़ा था कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन के पर्सपेक्टिव से। अब हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा है, हमें पता है कि आपने पेमेंट कैश में नहीं करनी होती, तो वही चीज़ अब यहाँ पे भी अप्लाई होगी सेक्शन 75 है, कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदी है बिज़नेस के लिए, किसके लिए है, अब हमने उसकी मैक्सिमम कितनी पेमेंट कैश में कर सकते हैं, 5 मिलियन तक। उससे ज़्यादा अगर हम 5 मिलियन से पेमेंट कैश में कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगी, बिज़नेस पर्सपेक्टिव से डिसअलाउ हो जाएगी। अगर हमने कोई एसेट परचेज़ किया और हमने पेमेंट जो है 5 मिलियन से ज़्यादा ही कर दी है, तो अब बिज़नेस के लिए हमारी कॉस्ट उसकी क्या ट्रीट होगी, 0। इनकम फ्रॉम बिज़नेस में क्या लिखेंगे, इसकी कॉस्ट 0 लिखेंगे, और उस बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होगी। जब कल को उसको बेचेंगे, जो सेल प्राइस होगी वही सारा क्या होगा, गेन होगा इसका। और अगर कोई मूवेबल एसेट ऐसे भी व्हीकल AC वगैरह होंगे, इसके लिए लिमिट है मैक्सिमम 1 मिलियन तक की आपने पेमेंट कैश में करनी है। अगर 1 मिलियन से ऊपर की पेमेंट आपने कैश में कर दी है तो फिर आप उस एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाम तो आएगा एसेट का, बट कॉस्ट क्या होगी उसकी, 0 होगी। इसका मतलब ना तो उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, ना उसके ऊपर कोई अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी।
और जब आप उसको बेचेंगे सेल प्राइस माइनस कॉस्ट WDV उसकी ज़ीरो होगी तो सारी सेल प्राइस क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो अगर आप बिज़नेस के लिए कोई एसेट ले रहे हैं और आपने पेमेंट अगर कैश में कर दी तो ये नुकसानात जो हैं क्या करने पड़ेंगे आपको, बेयर कर, तो वही तो कह रहे हैं, बेयर करना होगा। ठीक है, पूरा भाई 5 मिनट एक एसेट है, आप एक बिल्डिंग है 80 लाख रुपए की, आपने 60 लाख की पेमेंट कर दिया कैश में, आपको कितनी अलाउ थी, अब आपको आपने खिलाफ वर्जी कर दी है, अब आप बिल्डिंग रिकॉर्ड करेंगे ज़ीरो के ऊपर, सारी डिसअलाउ हो जाएगी। उसके बाद ये पॉइंट हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, आर्म फोर्स वाला, अगर शहदा वगैरह कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, एग्जाम्प्ट होता है। अगर डिपेंडेंट्स वगैरह करते हैं तो वो सारा हम रूल पढ़ के आ चुके हुए कैपिटल गेन में, मैं इसको रिवाइज अब नहीं कर। उसके बाद आप पर्सनल एसेट को बिज़नेस में इस्तेमाल करें तो उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, अच्छा उसके बाद आप पर्सनल एसेट को अगर हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही क्या ट्रीट होगी आपके लिए, कॉस्ट ट्रीट होगी। आप फॉर एग्जांपल आप पर्सनल गाड़ी है आपकी, आप उसको बिज़नेस में लगा देते हैं तो आज के दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस गाड़ी की, आप उस वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, उस कार को बिज़नेस एसेट के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे और उसके ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। फिर अगर आप एसेट खुद प्रोड्यूस करते हैं तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, सारा कुछ वही क्या होगा, हमारी एसेट कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। सेम कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, तो उस तरह हम इसको लेके चल रहे होंगे। उसके बाद फॉरेन करेंसी लोन जो है ये सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा आप लोगों ने देखना है। जो हमारे पास है ना फॉरेन करेंसी लोन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके भी रिसेंट एडजस्टमेंट भी आई है, 1 साल पहले एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी इसमें से आया हुआ है फॉरेन लोन में से। इसको हमने देखना है। इसका मतलब क्या है कि आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, उस लोन से आपने एसेट लिया था, अभी लोन पे कर रहे थे, लोन लिया था डॉलर 200 रुपये का था, लोन की किस्त पे करने के डॉलर का 220 रुपये का। अब आपको महंगे पैसे पे करने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने पड़ रही है, उससे जो एसेट में तब्दीली आएगी वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिस्कस करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। बड़ी कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, अगर आपको समझ आ गई आपको पूरी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन समझ आ जाएगी। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्लांट प्रायर टू एंड आफ्टर द चेंज इन एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट चेंज होने से पहले, एक्सचेंज रेट चेंज होने के बाद जो कॉस्ट है हमने क्या करनी है, वो कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2010, 11, 12 एज्यूमिंग द डेप्रिसिएशन इज़ 15%। ओके, सवाल पढ़ते हैं। सवाल देख, मेरा शक्ल देख रहा है, मेरे को तो लिखिए मम्मा, फिर कहता है कोफ्ता खाने में। बिल लिमिटेड एक्वायर्ड अ फॉरेन करेंसी लोन अमाउंटिंग टू $40,000। ये एग्जाम्पल समझनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इस अटैम्प्ट में बिज़नेस के न्यूमेरिकल में एक आधी एडजस्टमेंट ही हो सकती है, लास्ट ईयर भी आ चुकी हुई है, और जब हाँ भाई फॉरेन एक्सचेंज बीच में इन्वॉल्व होता है बच्चा गलती करता है। बिल लिमिटेड ने कितने का लोन लिया है, $40,000 का, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2010। द लोन वॉज रीपेएबल इन 8 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ $5,000। आपने 8 किस्तों में लोन पे करना है, हर 6 महीने बाद किस्त पे करनी है, कितने की, $5,000 की। द लोन वॉज यूटिलाइज फॉर इम्पोर्ट ऑफ अ प्लांट, आपने लोन को लिया है प्लांट के इम्पोर्ट करने के लिए। वैल्यूइंग इक्वल टू द अमाउंट ऑफ अ लोन, और इतने का ही प्लांट है, मतलब $40,000 का क्या है, प्लांट है। एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग द लोन एंड इम्पोर्टिंग द प्लांट, $1 वॉज इक्वल टू 100 PK। जब लोन लिया था तब कितने का डॉलर था, 100 का था। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द प्लांट, कंपनी ने ये अखराजात जो हैं वो किए हैं। इंश्योरेंस एंड सी फ्रेट ऐड हो जाएगा, पोर्ट एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटी ऐड हो जाएगी, इनलैंड फ्रेट ऐड हो जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन प्लांट, ये भी क्या होंगे, सारा प्लांट ही कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। आफ्टर पेमेंट्स ऑफ 4 इंस्टॉलमेंट, 4 किस्तें पे कर दी हैं, आप हर 6 माह बाद किस्त पे कर रहे हैं, 4 किस्तें का मतलब है 2 साल किस्तें पे हो गई हैं। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटेड, मियाँ साहब गवर्नमेंट चली गई, एंड नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट वर पेड एट ₹105 एंड 110। ये रेलिवेंट है। लास्ट में ही गवर्नमेंट में डॉलर तकरीबन 3 साल तक 98 पे ट्रेड होता रहा, फिक्स रहा है, ऊपर नीचे नहीं गया। अब कितने का डॉलर, 110, 105 का और 110 का। अब हमने देखना है इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सवाल समझ आया? ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। सोल्यूशन पे आते हैं। देखें जी,
पहले जब आपने 2010 में प्लांट इंपोर्ट किया था तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी थी, देख लेते हैं। आपने $40,000 का लोन लिया था, या इसको थोड़ा जूम कर लेना। देखिए 2010 में, पहले देखें बुक के ऊपर जाओ ज़रा। 2010 जब आपने लोन लिया तो $40,000 का लोन था, $40,000 का लोन था, 100 रुपये का आपने एक्सचेंज रेट था, आपको प्लांट कितने का पड़ा, 4 मिलियन का। इसमें सारी हमने कॉस्ट वो ऐड कर दी, इंश्योरेंस, पोर्ट, कस्टम, लैंड एक्सपेंस, सारा कुछ। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4.1 मिलियन। तो 2010 में जब हमने प्लांट इंपोर्ट किया कितने का पड़ा हमें, 4.1 मिलियन का। अब चूंकि नया प्लांट है तो नया प्लांट इंपोर्ट करेंगे या बिजनेस में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, हमें क्या मिलेगा, इनिशियल अलाउंस। तो 2010 में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या लेस करवाया, 4.1 मिलियन का 25% लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल अलाउंस, वो लेस हुआ। तो सबसे पहले हम क्या लेस करवाएंगे, इनिशियल अलाउंस। वो क्या होगा, 4.1 मिलियन का हम क्या लेंगे, 25% लेस करवा देंगे। अब जो रिमेनिंग WDV है उसका हम क्या लेंगे, 15% लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 461,250। लेस करवाने के बाद जो 2010 के एंड के ऊपर WDV बची है वो है 2613750। डन हो गया। ये 10 के एंड के WDV है और यही क्या हो जाएगी 11 के स्टार्ट के WDV। अब 2 साल तक तो कोई एक्सचेंज रेट चेंज नहीं हुआ, 4 इंस्टॉलमेंट विदाउट चेंजिंग ऑफ एक्सचेंज रेट हमने की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने किया 26137, इसका लिया 15%, तो 2011 के एंड पे भी मेरे पास क्या आ गई है, WDV आ गया। डन हो गया। अब जब 12 में आए ना, जब हम 5वें इंस्टॉलमेंट पे करने गए हैं तो मेरा एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। मैंने लोन लिया था 100 रुपये के ऊपर, मुझे लोन रीपे करना पड़ा 105 के ऊपर। अब 5,000 की किस्त पे की है और मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, तो कितने एक्स्ट्रा पे किए हैं, 25,000, ठीक है। ये जो एक्सचेंज रेट डिफरेंस की वजह से जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ गई है, ये WDV में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। फिर अगली इंस्टॉलमेंट पे किया 110 के हिसाब से, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी कितनी, 50,000 रुपया, ये भी क्या करेंगे, WDV में ऐड करेंगे। तो WDV में ऐड करने के बाद ये है मेरे पास रिवाइज WDV। फिर इस रिवाइज WDV पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट लगा रहे होंगे। तो सर अगर लोन लिया है और लोन रीपेबल है, पहली बात है लोन क्या है, रीपे। अगर लोन रीपे हो गया फिर तो कहानी खत्म है ना, अब तो मेरी लाइबिलिटी में कोई चेंज आया ही नहीं है। यहाँ पे एसेट भी इस्तेमाल हो रहा है, लोन भी पे हो रहा है और लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है। तो इस एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो क्या होगी, ऐड होगी। अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो लेस करवा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगली 7वीं इंस्टॉलमेंट पे करने गया हूँ और मुझे पे करनी पड़े 98 रुपीज़ की, सस्ता पड़ेगा मुझे, तो वो लेस करवा देंगे। तो इस तरह से हम इस एक्सचेंज रेट को क्या करते हैं, अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बड़ी कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गई ना ये वाली, इससे बाहर कोई सिनेरियो नहीं है। अब आप जब भी कोई सवाल पढ़ रहे होंगे ना, आपने देखना भाई एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका डिफरेंस लेके कॉस्ट में ऐड करना है, कॉस्ट में आपने लेस करना है। उसके बाद है अगर आपने कोई एसेट एक्वायर किया है और आपको उसको सब्सिडी मिली है, कोई ग्रांट वगैरह मिली है। अब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़ कि ग्रांट चार्जेबल टू टैक्स है या ग्रांट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, कि मतलब उस ग्रांट पर टैक्स है ही नहीं या उस ग्रांट के ऊपर टैक्स है। अगर आपने एसेट एक्वायर किया और उस ग्रांट के ऊपर टैक्स नहीं है तो आप ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा देंगे। अगर ग्रांट एग्जेम्प्ट है आप उसको क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा देंगे। जैसे एग्जांपल है, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹1.5 लाख फॉर अ परचेज ऑफ सम इक्विपमेंट। ग्रांट कितने की मिली है, 1.5 लाख की। द रिक्वायर्ड एसेट वाज परचेज अगेंस्ट 1,70,000। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एसेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। द ग्रांट इज़ नॉट चार्जेबल टैक्स, मतलब ग्रांट एग्जेम्प्ट है, द ग्रांट इज़ चार्जेबल टैक्स, ग्रांट टैक्सेबल है। अब फर्स्ट में ग्रांट इज़ नॉट चार्जेबल टैक्स, एसेट कितने का लिया है, 170 का, ग्रांट मिली है वो एग्जेम्प्ट है, तो 170 में से ग्रांट की अमाउंट लेस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हम एसेट को इसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ग्रांट चार्जेबल टैक्स है फिर कोई चीज़ लेस नहीं करेंगे, फिर एसेट को उसकी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज़ ओनली अ रीड ओनली पॉइंट। देखिए अगर आप कोई एसेट ख़रीदते हैं और आपने कुछ कैश में पे किया, कुछ आपने इन काइंड चीज़ पे की है। अब आपको पता है जो कैश में कैश पे की है वो तो एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होगा। अब साथ अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, अगर वो चीज़ एग्जेम्प्ट है उसको भी हम ऐड करेंगे कैश के साथ, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अगर वो चीज़ टैक्सेबल है तब भी हम क्या करेंगे, उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक फ़ोटोकॉपी मशीन लेके आते हैं, ठीक है, फ़ोटोकॉपी मशीन जो है वो ₹1,00,000 की है।
आप 70,000 रुपये कैश पे करते हैं और 30,000 रुपये के पेपर दे देते हैं। क्या करते हैं, 70,000 कैश पे किया और 30 के क्या दिए पेपर। अब ये पेपर एग्जाम्प्ट है, पेपर के ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो आप ये कभी भी नहीं कहेंगे जी ये तो एग्जाम्प्ट आइटम है, इस पर टैक्स है ही नहीं, तो मैं अपनी मशीन को 70,000 का रिकॉर्ड करता हूँ। नहीं, कैश अगर वो एग्जाम्प्ट चीज़ भी कोई दी है ना, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर लीज वाले पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था उस दिन ही डिस्कस करते हुए कि लीज़ में लीज़ रेंटल हमें सिर्फ अलाउ होते हैं, और जब हम लीज़ एसेट को ख़रीदते हैं तो वो हम रेजिडुअल वैल्यू के भी ख़रीद रहे होते हैं। किसके ऊपर ख़रीदते हैं, रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर, वही हमारे लिए क्या बनती है, कॉस्ट बन रही होती है। ये सिंपल सी बात है, ये हमने उस दिन लीज़ पे बड़ी तफसीला डिस्कशन की थी कि लीज़ एसेट किस पे ट्रीट होते हैं, हमारे रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर। वो आपको लीज़ एसेट की कॉस्ट गिवन करे, आपको बुक वैल्यू गिवन करे, आपको उसकी फेयर वैल्यू गिवन करे, वो सारी इररेलेवेंट है। हमें सिर्फ पता है कि भाई लीज ख़त्म होने के बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है, हम इसको उस वैल्यू के ऊपर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। बूरेवाला एक्सप्रेस लिमिटेड इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कंपोनेंट्स पार्ट फॉर ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री ऑन 1 जनवरी 2020। BEL took a loan of $1 million from GH Bank USA which was utilized for the purchasing of the plant. डॉलर लोन लिया, इससे क्या कर रहे हैं, प्लांट परचेज कर रहे हैं। द लोन इज पेएबल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन US डॉलर। एक्सचेंज रेट कितना था, 98 का था, तो 98 इंटू 1 मिलियन हमारे पास प्लांट की कॉस्ट आ जाएगी, और लोन की लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर ली। प्रोजेक्ट आपकी कंप्लीट हुआ 21 में, और प्रोजेक्ट को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया जुलाई में, तो जुलाई से ही इसको हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट, और इसकी इनिशियल अलाउंस चार्ज होगी। टोटल अमाउंट स्पेंड हुई है प्रोजेक्ट के ऊपर 200 मिलियन, तो हम कितने का प्लांट रिकॉर्ड करेंगे, 200 मिलियन का प्लांट है, इसमें से 98 का क्या है, हमारा लोन है, बाकी सारे हमने 102 खुद लगाए हुए हैं। ऑन 1 जुलाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉलंटरी पेड BEL 10 मिलियन एज अ सब्सिडी। सब्सिडी दी है, सब्सिडी का वर्ड हुई एग्जाम्प्ट होती है, सब्सिडी जब भी वो एग्जाम्प्ट होती है, तो हम क्या करेंगे, इस 200 में से 10 को लेस करवा देंगे। इसका मतलब प्लांट कितने पे रिकॉर्ड होगा, 190 पे। अभी पढ़ के आए हैं। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की है $100 की, और 30 जून 2022 को, और एक्सचेंज रेट था आपका 100 रुपया, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करके, 2 रुपये एक्स्ट्रा, 2 इंटू 1 लाख करें, 2 लाख रुपया। ये एक्सचेंज रेट डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसकी बेसिस पे फिर हम WDV और डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे। डन हो गया। ये चीज़ हम कंसिडरेशन वाली कैपिटल गेन में बड़ी तफसील में पढ़ के आए थे कि जब भी एसेट डिस्पोज ऑफ करेंगे तो कंसिडरेशन क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर, वो हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होती है। याद है, तो ये हमने वहाँ पढ़ा हुआ था, अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर एसेट कोई लॉस हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए, तो उसका जो इंश्योरेंस क्लेम मिलता है या सेटलमेंट वगैरह, या जो भी जुडिशियल डिसीजन के तहत पैसे मिलते हैं, वो हमारी कंसिडरेशन रिसीव है। एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो उसी में से सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लेस होगा। इन्होंने SBI वालों ने इस AC की इंश्योरेंस करवाई हुई है, डन, ये प्रीमियम पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ये कभी भी लेस नहीं करवा सकते। AC जल गया, क्लेम लिया, जब वो क्लेम मिलेगा उसमें से जो फॉर द ईयर इंश्योरेंस इसकी पे होगी वो क्या होगी, लेस होगी। गॉट इट। गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई है, गाड़ी जाके मार्केट में बेच दी है, आप कॉस्ट में से कुछ भी लेस नहीं करा सकते, प्रीमियम जो पे किया है वो लेस नहीं करवा सकते। गाड़ी बच गई है, एक्सीडेंट होकर तबाह हो गई है, अब कंपनी से क्लेम मिला इंश्योरेंस का, जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो क्या है, आपकी कंसिडरेशन रिसीव्ड, उसमें से गाड़ी की कॉस्ट भी लेस होगी, और जो आपने फॉर द ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा वो भी क्या होगा, हमारा लेस हो रहा होगा। हाँ, फिर ये हमने ये भी पढ़ लिया कि आप जब पर्सनल एसेट को इस्तेमाल करते हैं बिजनेस में, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वही आपकी क्या कंसिडर होती है, कॉस्ट कंसिडर होती है। उसके अलावा अभी हम लीज के लिए पढ़ के आए हैं, आपने कैसे लीज पे लिया था, अब लीज खत्म हो रही है, आप किस पे एक्वायर कर रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू पे, तो आप खरीद रहे हैं किसके ऊपर, रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर। आपके लिए कॉस्ट है, भाई जिससे एसेट ले रहे हैं उसके लिए क्या है, सेल्स प्राइस, उसके लिए क्या है, लेसर के लिए क्या होगी, रेजिडुअल वैल्यू, सेल प्राइस होगी, तो उसके लिए डिस्पोजल होगा, तो वो क्या ट्रेड करेगा, सेल प्राइस ट्रेड कर रहा होगा। और जब हमें 2 एसेट्स की एक साथ कंसिडरेशन मिलती है, आपने 2 कुर्सियाँ बेची हैं, या आपने एक AC है ये वाला डॉलर्स का है, एक AC मेरे ख्याल से ग्रीक है, ठीक है, आप 2 AC बेचते हैं,
आपको मिला 5 लाख रुपया। अब नहीं पता कि भाई इसके कितने पैसे हैं, इसके कितने पैसे, आपको नहीं पता, तो अब क्या करेंगे आप इन एसी की जो कंसिड्रेशन होगी उसको अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। कि फॉर एग्जांपल इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 8 लाख है, दोनों कितनी फेयर मार्केट वैल्यू 13। तो क्या करेंगे आप कंसिडरेशन रिसीव जो हुई है 5 लाख डिवाइड किया 13 से, मल्टीप्लाई किया 8 लाख से, इसकी वैल्यू आ गई कंसिडरेशन की, मल्टीप्लाई किया उससे तो आपके पास इसकी वैल्यू कंसिडरेशन की आ गई। तो आप क्या करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हम इसे अपोर्शन कर रहे होंगे।